तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। जिम्मेदार इसका अमेरिका है। अमेरिका ने जिम्मेदारी ली भी है। इसके बाद भारत सरकार ने कड़ी नाराजगी जताते हुए डिप्लोमेट बुलाया अमेरिका का और उनसे कहा कि इस तरह के हमले रोके जाएं। साथ ही साथ ईरान यूएस अमेरिका वॉर में बहुत सारे अपडेट्स हैं। अमेरिका ने 51 ज्यादा मिसाइलें मारी हैं ईरान पे। ईरान ने जवाब देते हुए खाड़ी के तमाम देशों पर अमेरिकी जो सेंटर्स हैं, बेस हैं, उन पर हमले किए हैं। तो काफी कुछ है इंपॉर्टेंट इस वॉर में जो आपको जानना चाहिए। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हरमूज पूरी तरीके से बंद हो गया। इसको लेकर क्या अपडेट आपको इस वीडियो में यही सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान हैं जो कि अपनी डायरी के साथ हैं। मैंने सबसे पहले तो मुझे लगता है दर्शकों को बताइए, जो भारतीय जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं, जिसपे तीन भारतीय की मौत भी हो गई बताया जा रहा है, ये क्या मामला है, क्यों हमले हो रहे हैं? जी, आपको याद होगा जिस समय सीज़ फायर हुआ था उस समय अमेरिका ने एक ब्लॉकेड लगा दिया था। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने बंद कर रखा था और उसके बाहर एक ब्लॉकेड जो है अमेरिका ने लगा रखा था और ये ब्लॉकेड लगा रखा था ओमान की खाड़ी में। अब जब आप नक्शा देखेंगे तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आप इस तरीके से देखते हैं और उसके ऊपर का इलाका जो है उसको हम पर्शियन गल्फ कहते हैं या फारस की खाड़ी कहते हैं। नीचे का जो इलाका है उसको ओमान की खाड़ी या गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं। तो इस गल्फ ऑफ ओमान में जो ब्लॉकेड लगा रखा था वो अमेरिका ने लगा रखा था और यहाँ से जो गुजरने वाली शिप है अगर वो यूएस नेवी के कहे के हिसाब से या एसओपी को नहीं फॉलो करती हैं तो यूएस नेवी जो है उसके ऊपर लगातार हमले करती रही है। तो यूएस का जो पूरा का पूरा ब्लॉकेड लगाने की वजह थी वो ये थी कि ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है उसको किसी तरीके से रोका जाए ताकि ईरान को किसी भी तरीके की इकोनॉमी की आर्थिक सहायता न मिल सके इस युद्ध को कंटिन्यू करने के लिए। उनको चोक करने की कोशिश जो है अमेरिका की तरफ से की जा रही थी। अब जो आज कल जो 10 तारीख को जो हमला हुआ जिसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए हैं तो उस जो शिप का नाम है बेसिकली ऑयल टैंकर था जिसका नाम था सेटेबेलो और ये पलाऊ फ्लैग्ड शिप था जिसपे 24 भारतीय कुल 28 क्रू था जिसमें से 24 भारतीय थे। उसमें से 3 भारतीय जो नाविक हैं वो मारे गए इस हमले में क्योंकि यहाँ से गल्फ ऑफ ओमान से ये निकल रहा था। अमेरिका का ये कहना था कि ये गोस्ट शिप है। बेसिकली होता क्या है जब हम लोग नेविगेशन में करती हैं जब शिप तो उनका एक तरीके से अपना जीपीएस सिस्टम जो है वो ऑन होता है, वो रडार से लगातार जो है टच में रहता है और बगल की जो शिप होती है उनके भी लगातार टच में रहता है ताकि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आए तो भी पता लग सके और ऐसे भी पता लग सके कि समुद्र में एग्जैक्टली वो शिप है कहाँ। तो गोस्ट शिप क्या करती हैं, ये अपने जीपीएस सिस्टम को या तो उसके साथ में मॉल फंक्शन शुरू कर देती हैं, उसको मैनिपुलेट करना शुरू करती हैं या उसको बंद कर देती हैं कम्प्लीटली। और जब हम नक्शा देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बिल्कुल इतना संकरा सा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, लेकिन नक्शे और जियोग्राफिकल रियलिटीज़ में फ़र्क होता है। 20-22 मील एक बड़ा इलाका होता है, उसमें से शिप कोशिश करते हैं कि हम किसी भी तरीके से बचते बचाते निकल जाएं और ऐसे ही एक बचते बचाते एक शिप निकल रही थी। अमेरिका का कहना था कि इसमें ईरान का जो ऑयल है वो लदा हुआ था और ईरान जो है गोश्त शिप के जरिए जो है अपना ऑयल एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था चाइना को और इसके जवाब में जो है हमने कार्रवाई की। पहले उनको चेतावनी दी, जब नहीं माने तो उसके ऊपर हमला किया गया जिसमें से 3 लोग मारे गए। टोटल बाकी जो 21 का क्रू है उसको बचा लिया गया। 3 भारतीय क्रू जो है वो मारा गया है और ये इसकी कंफर्मेशन जो है जहाज रानी मंत्रालय ने भी कर दी है। और लेकिन ये पहला या इकलौता हमला नहीं है। इसके बाद भी 11 तारीख को आज के दिन जिस दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं तब गुयाना बिसाऊ फ्लैग्ड एक और शिप है जिसका नाम है जलवीर, इसके ऊपर हमला किया गया है। इस पर ये भी ऑयल टैंकर था, इसके वहीं गल्फ ऑफ ओमान में सेम जगह पे इस पर 20 भारतीय क्रू था। सारे सुरक्षित हैं लेकिन हमला किया गया और इसके ऊपर जो है भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी नाराज़गी जताई है। और अमेरिका में जहाँ जो यहाँ पे डिप्टी चीफ ऑफ मिशन है, मतलब एक तरीके से जो यहाँ पे उप एम्बेसडर हैं, मतलब उप राजदूत, उनको बुला लिया गया है, उनको बुला के तलब किया गया, डिप्लोमेटिक वहाँ पे प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया। लेकिन इंडिया का बहुत से इस पूरे मामले में नहीं है क्योंकि ना तो इंडियन फ्लैग शिप है, जो क्रू मेंबर्स हैं, जो सेलर्स हैं वो इंडियन हैं। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मर्चेंट नेवी की दुनिया में भारतीय सेलर्स जो हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है। भारतीय सेलर्स, उसके बाद फिलिपिनो सेलर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा ये मर्चेंट नेवी के जो क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। तो आप कोई भी शिप अगर उठा के देखेंगे तो उसके ऊपर आपको भारतीय सेलर्स तो मिल ही जाएंगे। तो दुनिया की कोई शिप अगर अटैक होती है तो उसमें भारतीय सेलर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अटैक में आ जाते हैं। और इससे पहले भी 8 जून को भी एक मरीवैक्स नाम का एक शिप था जिसमें 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, उसके ऊपर भी हमला किया गया था वहीं गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका के द्वारा। वो चारों 24 के 24 जो क्रू मेंबर हैं वो सुरक्षित हैं। तो मौत जो है अभी 3 की हुई है। इसीलिए भारत सरकार कह रही है कि जो कैरियर शिप्स है उन पर हमले बंद हो। हाँ, तो आप जो कह रहे हैं जाहिर सी बात है कि हर शिप में भारतीय क्रू है ही है, मतलब कि क्योंकि उस पूरे के पूरे सिस्टम में भारत का इतना दबदबा है या भारतीय सेलर्स का इतना दबदबा है और लंबे समय से रहा है। इस वजह से भारत और फिलिपिनो क्रू आपको लगभग हर मर्चेंट नेवी शिप पे
मिल जाएगा, वो चाहे कैरियर शिप हो चाहे ऑयल टैंकर हो, सब में आपको ऐसी स्थिति मिल जाती है। तो ये तो हुई हमारे जो काम की खबर है या हमारे लिहाज की जो खबर है, जो हमारे भारतीय सेलर्स मारे गए उनके लिहाज की जानकारी है। और दरअसल अब युद्ध में क्या हो रहा है इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हुआ क्या है कि कल बार बार जो है जिस समय जो अपाचे चॉपर गिराया गया था उसमें 2 अमेरिकी पायलट सवार थे, उसके बाद में एक बार अमेरिका ने जो है रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर दी थी ईरान के ऊपर, लेकिन अमेरिका बार बार ये कह रहा था सेंटकॉम जो है हम इसका कड़ा जवाब देंगे ईरान को। और इसके जवाब में जो है अमेरिका ने कल शाम को ही लगभग घोषणा कर दी थी कि हम जो है आज रात जो है ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। पीट हेगसेथ ने बाकायदा कहा कि आज की रात जो है लंबी होने वाली है ईरान के लिए और हम बहुत हार्ड हिटिंग करेंगे उनकी और ऐसा वैसा। तो और वहाँ पे जब शुरू हुआ, मतलब कि भारतीय समय के हिसाब से लगभग 12:30-1 बजे और वहाँ के हिसाब से 10 साढ़े 10 बजे ईरान का जो समय होता है वहाँ पे ये हमला शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले मिनाब जो हरमुज़गान जो एक प्रोविंस है उनका, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास में ही, वहाँ पे पहला हमला हुआ। उसके बाद में बंदर अब्बास जो कि उनका बहुत बड़ा नेवल बेस है उसके ऊपर लगातार हमला हुआ। उसके बाद में खबर आई कि कसम आइलैंड पे भी जो है, कसम आइलैंड के ऊपर भी हमला हो रहा है, लेकिन कसम आइलैंड के ऊपर हमला नहीं हुआ था, सोनिक बूम सुने गए थे। और उसके अलावा सिरिक में हमला हुआ, मिनाब में हमला हुआ, इस्फहान में हमला हुआ, बंदर कनगान नाम की एक जगह पड़ती वहाँ पे हमले हुए, और कारगान करके एक जगह पर, दोनों अलग अलग जगह हैं, कनगान और कारगान। कारगान में 5 जो है स्ट्राइक जो है रिकॉर्ड किए गई, 5 धमाके जो है रिकॉर्ड किए गए। उसके तुरंत बाद जो है खातम अल अनबिया जो उनका एक तरीके से मिलिट्री हेडक्वार्टर है ईरान का, जो कि वॉर टाइम का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, उसकी तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर कह दिया गया कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम कम्प्लीटली बंद कर रहे हैं, किसी भी तरीके के शिप जो है उसको हम नहीं गुजरने देंगे। तो ये खातम अल अनबिया का कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम बंद कर रहे हैं। तंसीम ने उसके तुरंत बाद जो वहाँ की न्यूज़ एजेंसी उसने खबर चलाई कि 2 वेसल्स को जो है IRGC ने टारगेट बनाया, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार करने की कोशिश कर रही थी IRGC की चेतावनी के बाद में। हालांकि इन जो 2 वेसल्स हैं इनके डिटेल जो है अभी हमारे पास में नहीं आई है। उसके बाद में US की तरफ से ये कहा गया कि हमने स्ट्राइक जो हमको करनी थी, सेंटकॉम ने कहा हमने कर ली और मामला जो है यहाँ ख़त्म है और जो है सीज फायर का आप सब कोई पालन करेंगे। और ये चल क्या रहा है इस युद्ध में? नहीं अभी कहानी हमला कर देता है, बाद में कहता है बस आप शांति रखनी है, कोई हमला नहीं करेगा। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई सौरभ, कहानी अब यहाँ से है। फिर सेकेंडरी स्ट्राइक्स होती हैं USA की तरफ से, जिसमें बंदर अब्बास को निशाना बनाया जाता है, दस्ती हाइट्स एक है बुशहर में, वहाँ पे निशाना बनाया जाता है। इन 2 जगहों को सेकंड जो वेव ऑफ स्ट्राइक है उसमें खासतौर पर बंदर अब्बास, मैंने आपको बोला कि बंदर अब्बास वो जगह है जहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। तो बंदर अब्बास को बार बार निशाना बनाया जा रहा था, बंदर अब्बास को फिर से निशाना बनाया गया सेकेंड वेव ऑफ स्ट्राइक में। और थर्ड वेव ऑफ स्ट्राइक में जो है करज, बंदर कनगान, वरामिन और काजविन, बंदर अब्बास में लगभग जो है 5 जो है टॉमहॉक मिसाइलें जो हैं वहाँ पे दागी गई। तो अमेरिका में जो अनऑफिशियल फिगर है वो इनका ये कहना है कि हमने तकरीबन 51 टॉमहॉक मिसाइल्स जो हैं उनको काम लिया कल के ऑपरेशन में। टॉमहॉक मिसाइल्स बेसिकली जो F-16 के साथ में F-35 के साथ में आती हैं, एक तरीके से एयर टू ग्राउंड जो मिसाइल्स हैं, एक तरीके से हवा से ज़मीन पे मार करने वाली मिसाइल हैं। सबसे बड़ा आर्सेनल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना वाला, अमेरिकन आर्सेनल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरकश है वो, और माफ़ कीजिए तीर है उस तरकश का। तो ये स्थिति हुई। इसके बाद तुरंत बाद में ईरान ने कहा कि हम जो है इसका रिटेलिएशन अब करेंगे। अमेरिका की बात मानी नहीं ना फिर उन्होंने। हाँ। अब ईरान के हमले की बारी है, बताइए क्या ईरान के हमले की बारी है। ईरान ने किया कि ईरान ने बहरीन में जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है इनका, अमेरिका का जो अमेरिकन नेवी का जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया। उसके अलावा जॉर्डन में एक जगह पड़ती है जिसको मुवाफक एयरबेस भी कहते हैं और अल अजरक एयरबेस भी कहते हैं, दोनों एक ही जगह का नाम है। और ये लोकेशन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस समय अमेरिका और ईरान के बीच में एक सीज फायर हुआ था तो शुरुआती दौर में हमने ये देखा था कि अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में फिर से अपना जो मिलिट्री और आर्मी बिल्डअप जो है वो शुरू किया था। उसमें 2 एयर बेसेस जो हैं बहुत महत्वपूर्ण थे। एक जो ये अल अजरक एयर बेस है जो कि जॉर्डन में पड़ता है, दूसरा बेन गुरियन एयर बेस है जो कि इजराइल में पड़ता है। यहाँ पे अमेरिका का जो एयर फोर्स जो है वो वापस से डिप्लॉयमेंट उसका शुरू हुआ था और यही अल अजरक एयर बेस है जहाँ से अमेरिका ने अपने जो मरीन्स हैं उनको उतारना शुरू किया था। जो बूट्स ऑन ग्राउंड के बीच में आपको याद होगा एक बार बात हो रही, तो यहीं पे वो सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन था। तो हमला जो हुआ वो यहाँ पे हुआ कि बस हवा में जी पकड़ लिया उसमें इनका ये कहना है, IRGC का जो दावा है, उन्होंने कहा कि हमने 12 बैलिस्टिक मिसाइल मारी थी,
ठीक है, कुछ के विजुअल कंफर्मेशन हमारे साथ में है, जिसमें हमको ये दिख रहा है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट हुए हैं कम से कम 2 जगहों पे, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल उस लोकेशन के हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन नहीं है। जो दूर से हमको दिखाई दे रहा था उसमें ये समझ में आ रहा था कि 2 जगहों से कम जो है धुएं के गुबार, प्लम ऑफ स्मोक जो है उठते हुए हमको दिखाई दे रहे थे। एक वीडियो मेरे को जो देखने को मिला था अपने सोर्सेज से, उसमें ये दिखाई दे रहा था कि एक मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल ईरानी जो है उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही थी। लगभग 12 इंटरसेप्टर जो हैं उसके पीछे पड़े हुए थे, उनको गच्चा देते हुए वो जाके जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है जॉर्डन में जो अल अज़रक एयरबेस है, या जिसको मुआफ़क एयरबेस भी कहते हैं, इसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है ईरानी मिसाइल्स का, इसको हम श्योरिटी के साथ में कह सकते हैं। और इसी समय क्या हुआ कि हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल के ऊपर भी रॉकेट दागना शुरू कर दिया, तो उधर से भी हमला हो गया। फिर कसम आइलैंड पर लगातार ये बातचीत होती रही कि वहाँ पर जो है अमेरिकन नेवी और वहाँ पे IRGC के बीच में लगातार एक झड़प की स्थिति बनी हुई, एक दूसरे के ऊपर दोनों फायर कर रहे हैं। तो ये लगातार ये बात चलती रही। तो ईरान ने अपनी तरफ से रिटेलिएशन किया कि ईरान ने जो 2 बड़े बेसेस हैं अमेरिका के, उनके ऊपर हमला किया। हालांकि हमला सब जगह पर हुआ, बहरीन में हुआ, जॉर्डन में हुआ, कुवैत में हुआ, लगातार सायरन बजते रहे, सऊदी अरेबिया में भी हुआ, लेकिन वो इंटरसेप्ट हो गए। और उस नोयत का, उस मतलब इंटेंसिटी का हमला जो है वो ईरान की तरफ से नहीं किया गया, जो हमने युद्ध के समय देखा था। तो एक रिस्ट्रेंट जो है हमको ईरान की तरफ से दिखाई देता है। उसके बाद क्या फिर यूएस ने हमला किया? नहीं, फिर यूएस ने हमला नहीं किया। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पहले उन्होंने कहा कि ईरानियों ने हमसे कहा कि अब हम बम बरसाना बंद कर दें। उनकी बात मानते हुए मैंने जो है बम बरसाना अभी फिलहाल के लिए रोक दिया है। ये फॉक्स को उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा, जो उन्होंने कहा वो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो कहा उसका हिंदी अनुवाद में आपके लिए कर सकता हूँ कि कल हम बम मार मार के जो है ईरान का मलीदा निकाल देंगे। और गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रहा है क्या? अगर उन्होंने डील नहीं की तो हम उनके साथ में ये स्थिति बना देंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने 2 बात कही। इसके बाद में IRGC का तुरंत जो है इसका खंडन आ गया। IRGC ने कहा कि हमने एक बार भी ट्रंप को फ़ोन करके ये नहीं कहा कि हमारे ऊपर बम मारना बंद करिए, आप कंटिन्यूस रखिए। इस बीच में Axios जो कि ऐसा इदारा है, वहाँ के पे मीडिया आउटलेट है जिसकी कई बार खबरें जो है उनकी विश्वसनीयता पे शक रहता है, लेकिन Axios बहुत लार्जली कवर करता है वॉर को, इंटेंसली कवर करता है। तो उसकी कुछ खबरें जो हैं उसको शुरुआती हिंट के तौर पे हम लोग लेते हैं जर्नलिस्ट के तौर पे। तो वहाँ पे एक दिलचस्प खबर छपी जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिकन चॉपर गिरा था वो तो एक वजह थी ही, उसके अलावा एक बात ये भी थी कि ट्रंप जो है लगातार फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। ट्रंप ने जो प्रस्ताव पिछली बार भेजा था ईरान के पास में, शांति का जो समझौता, जो डील ये कह रहे हैं, तो डील का जो ऑफर पिछली बार भेजा था उसके 14 दिन तक जो है ईरान ने उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, जिसने ट्रंप जो है बहुत ज़्यादा उनको खिसियाहट हो रहे थे कि ईरान के कोई लोग जवाब भी मेरे प्रस्ताव पे नहीं दे रहे हैं, ऊपर से हमारा चॉपर भी मार गिरा है। तो उसके बाद में जो है सैनिक कार्रवाई की गई है, ठीक है। इस बीच में आगे क्या? इस बीच में 2 खबरें और हैं, है ना, जो हमको आगे का रास्ता दिखाती हैं। पहली ये है कि इजराइल में जो है मारीव करके एक मीडिया आउटलेट है जिसने एक खबर छापी, वो बहुत दिलचस्प है। उसमें ये कहा गया कि इजराइल की तरफ से जो है लेबनान के ऑपरेशंस जो हैं वो कंक्लूड किए जाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि इजराइल का उनका ये एनालिसिस है कि जल्द ही जो है प्राइमरी थिएटर के तौर पे ईरान उनके सामने होगा। अब लेबनान को थोड़ा जो है ऑपरेशन उनको थोड़ा सा समेटा जाए, वहाँ से अपना असला बारूद जो है वो उठाया जाए, क्योंकि अब जो है हमला फिर ईरान के ऊपर हमको करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ से CNN का ये कहना है कि तमाम जो कल रात की जो स्ट्राइक हुई है उसके बावजूद जो है अमेरिका और ईरान के बीच में नेगोशिएशन जारी है। और इस हमले से पहले एक और दिलचस्प बात है कि कतर का एक डेलीगेशन गया था ईरान बाज़ाब्ता ईरानियों को समझाने के लिए, जब ये चॉपर का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में, कि आप जो है अब यहाँ से समझ जाइए और ये डील जो है उसको डिरेल मत करिए। कतर की तरफ से बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद जो है कतर के डेलीगेशन को वापस आना पड़ा क्योंकि ईरान ने कोई जो है उनको ठीक से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है अब लड़ाई ही करेंगे। तो एक आप तो बता रहे हैं CNN के मुताबिक बातचीत जारी है। तो अब आप यहाँ पे ये समझिए कि एक तरफ जो है अमेरिका को ये बहुत समझ में आ रहा है कि अमेरिका जिस गलती में, जिस ट्रैप में पहले फंस गया था कि बिना पूरी तैयारी से प्रॉपर, मतलब एक उनके पास में वॉर गेम उन्होंने नहीं किया, किस तरीके से वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे, और ये तमाम सारी चीज़ें वॉर प्लानिंग के बिना
वो चले गए थे ईरान में लड़ने के लिए और उन्होंने सोचा था कि 48 से 72 घंटे में हम जो है मादुरो की तरह जो है यहाँ पर भी सारा जो है ईरान जीत लेंगे, लेकिन वो कैलकुलेशन पूरी की पूरी उल्टी पड़ गई। और उसके बाद में अमेरिका और ख़ासतौर पर अमेरिका की मिलिट्री लीडरशिप इस बात के लिए तैयार नहीं हो रही कि एक फुल फ्लैश वॉर जो है ईरान के साथ में किया जाए, क्योंकि उनके नतीजे उनको पता है कि एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर होगा जिसका हासिल कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये समझ में आ रहा है। जब आप ये समझिए, जब वहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं है, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप की बात होती तो अली खamenei के मरने के बाद में एक लंबा समय गुजर गया है वहाँ पे ईरान जो है, अब ईरान में सत्ता परिवर्तन की आवाज़ उठनी शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब आप वहाँ पे ये देख रहे हैं कि इस युद्ध के बाद में वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जनता जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के और करीब चली गई है। तो जनता के बीच में पॉलिटिकल लीडरशिप, जो वहाँ की धार्मिक लीडरशिप है, उसकी पॉपुलैरिटी आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रही है बनस्पत घटते हुए। तो हर रोज़ वहाँ पे जो है ईरान में रात को लोग जो है ईरानी झंडे लेके और सड़कों पे निकल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। तो फुल एकदम देशभक्ति और सरफरोशी की तमन्ना, हाँ, तो वो सरफरोशी की तमन्ना वाला जो है माहौल अभी ईरान में हो रखा है। तो ऐसी स्थिति में सेना कितने लोगों से लड़ेगी? हर एक आदमी, हर एक सिविलियन को तो वो नहीं मार सकते, वो पूरा का पूरा इलाका नहीं खाली कर सकते। तो वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप को ये भी समझ में आ रहा है कि लड़ के ईरान से जीतना जो है वो संभव नहीं है। आप नुकसान इतना पहुँचा सकते हैं कि हो सकता है कि ईरान इकोनॉमिकली एक बार टूट जाए, लेकिन ईरान की इकोनॉमी को रिफ्यूल करने के लिए उनके पास में तेल पड़ा हुआ है, गैस पड़ी हुई है। अगर वो वो कभी भी ईरान इस स्थिति में नहीं आएगा कि वो भूखों मरने की कंडीशन में आ जाए, तो वो रिबिल्ट हो जाएगा। हो सकता है जो अभी है उससे 20 साल पीछे जरूर चला गया हो, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि ईरान सोमालिया हो जाए। तो वो स्थिति ईरान की नहीं आने वाली, क्योंकि उनके पास में नेचुरल रिसोर्सेज ठीक ठाक हैं। दूसरी बात ये, तो अमेरिका को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से अब युद्ध करना आगे, क्योंकि 40 दिन हमने करके देख लिया, नतीजा उसका कुछ निकला नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो इनके मिडिल ईस्ट में जो इनके पार्टनर्स हैं, खासतौर पे यूएसए के, वो एक तरफ उनको ये कह रहे हैं कि या तो आप यहीं पे ख़त्म करके इसको पूरा का पूरा जो है एक तरीके से ये जो आपने रायता फैलाया है इसको समेटिए, या इस पूरे के पूरे जो है रायते को इतना फैलाइए कि वो ठीक हो जाए, मतलब दिखना बंद हो जाए टाइप में। या तो इस पूरे के पूरे बिजनेस को आप फिनिश करिए, या आइदर आप यहीं से डील लेके निकल जाइए, फिर हम अपना देखेंगे कि कैसे हमको ईरान के साथ में टैकल करना है। क्योंकि इस पूरे के पूरे स्ट्रेट ऑफ हरमूज के ऊपर अगर ईरान टोल लेता है तो उसका सबसे बुरा असर जो है यूएई, सऊदी अरब, इन लोगों के व्यापार पे पड़ेगा। जो खाड़ी में जो देश, जो कुवैत हैं, कतर हैं, जो कि एक तरीके से अमेरिका के इत्तेहादी रहे हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है इकोनॉमिक बर्डन आने वाला है आने वाले समय में। तो ये स्थिति फिलहाल बन रही है। तो अमेरिका के पास में जो एक हिंदी का शब्द है जिसको मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि किंग कर्तव्य विमूढ़, मतलब वो स्थिति उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम आगे करें तो करें क्या। अरे अमेरिका तो जीत गया है, ट्रम्प तो बोलते रहते हैं, हाँ। क्या है? बस निकल नहीं पा रहे हैं, जीते तो बहुत महीनों से हैं वो, बस युद्ध में एग्जिट कैसे ले इसका रास्ता नहीं मिल रहा है। इस पे ईरान ने फंसा दिया। अगर उनके मुताबिक देखें, बाकी ईरान के मुताबिक देखें तो वो जीते हुए हैं, उन्होंने एकदम जो है ना कुछ वर्ल्ड पावर को एकदम घुटने पिला दिया है। तो ये सब है जो फिलहाल हालात हैं। बाकी भारत के लिए जो दुख की बात है वो यही कि भाई हमारे 3 भारतीय नाविक मरे हैं। दूसरा जो है, अगर ये झगड़ा ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, चाहे वो स्टेलमेट की कंडीशन में ही खींचे कि यहाँ पे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फ्री नेविगेशन शुरू नहीं होता, तो ये स्टेलमेट की कंडीशन में भी वो भी युद्ध के जितना ही भारत के लिए नुकसान पहुँचा रहा है, भारत की इकोनॉमी के ऊपर इसका स्ट्रेस आते हुए हमको दिखाई देगा। और स्पष्ट अभी से महसूस होना शुरू हो गया, आने वाले समय में ज़्यादा होता हुआ। तो इसी को देखते हुए हमने इकोनॉमी जो कंडीशन आने वाले वक्त में जो हो सकता है उस पर भी मेरा सुल्तान एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी है। बहुत जल्दी उसका वीडियो अभिनव ने किया है, आपके सामने वो आएगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। बाकी न्यूज़ पेज देखते रहिए। कोई फीडबैक आपका हो तो वो भी बताइएगा इस रिपोर्ट के बारे में, युद्ध के बारे में, जो कि अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे फरमान है। शुक्रिया।